अगर हौसला हो बुलंद तो मंजिल मिलना नहीं है मुश्किल। अगर हौसला हो बुलंद तो मंजिल मिलना नहीं है मुश्किल, क्योंकि मन में हो दृढ़ विश्वास तो हर मुकाम होता है हासिल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं राजस्थान ग्रेड 3 एग्जाम में, जो कि 25 सितंबर 2022 को आयोजित होने वाला है, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए और लगातार जो हम ये प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं इनको पूरा देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट की आप प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और किस तरह से आपको आगे जो भी थोड़े से दिन बाकी रह गए उसमें तैयारी करनी है। तो आपकी रिवीजन एवं प्रिपरेशन के पर्पज से ही हम लगातार आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी, और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मिक्स्ड एमसीक्यू शामिल किए गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने के लिए जरूर मिलेंगे दोस्तों। तो रिवीजन करते रहिए, तब तक सफलता मिल नहीं जाती जब तक। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 कि राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। और बता दें आपको कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है कि राजस्थान राज्य सरकार के 18 फरवरी 1999 के आदेशानुसार, या आप कह सकते हैं कि मार्च 1999 के आदेशानुसार जो है मार्च 2000 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो जयपुर में है। और आपको बता दें कि राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में जी.के. व्यास जी हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यटकों को घर से दूर की अनुभूति कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना निम्न में से कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, पेइंग गेस्ट योजना। यस फ्रेंड्स, देखिए पर्यटकों को राजस्थान की सांस्कृतिक जीवन शैली, खान पान व आतिथ्य परंपरा से परिचित कराने, सांस्कृतिक आदान प्रदान व अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ाने के लिए पर्यटकों को, यानी कि जो भी बाहर से आते हैं हमारे जो पर्यटक, उनकी आवास समस्या को के समाधान के लिए घर से दूर घर की अनुभूति कराने के लिए 27 सितंबर 1991 से पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखिए दोस्तों, हर तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे सिंगल वीडियो में। राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यानी कि प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1992 को 23 अप्रैल 1994 से लागू किया गया है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ओके, और यह जिसके अंतर्गत त्रिस्तरीय राज व्यवस्था की पद्धति अपनाई गई है। ओके, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व तो निम्न में से किसका है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, राज्य निर्वाचन आयोग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक राज्य में इन संस्थाओं के चुनाव निष्पक्ष व समय पर करवाने हेतु पृथक से चुनाव आयोग की स्थापना की गई है और जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त तो होगा। यस फ्रेंड्स, देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व जो है वो किसका होगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, नागौर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, नागौर। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले जो है वो नागौर जिले में लगते हैं। राज्य स्तरीय पशु मेलों की संख्या राजस्थान में 10 है। दोस्तों, आप सभी ने ये क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है, इससे वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। महाद्वीप जो है किस नाम से प्रसिद्ध है। तो एशिया जो है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है कि एशिया सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है और इसे महाद्वीपों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर
डी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। मृत सागर, मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है और इसमें जो है प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं और ये विश्व का सबसे लवणीय सागर के रूप में जाना जाता है, मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून शब्द किस फारसी भाषा के शब्द से बना है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, अरबी। मानसून यानी कि भारत की जलवायु को मानसून शब्द से अभिव्यक्त किया जाता है और मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। ठीक है दोस्तों, मौसम शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है हवाओं का मौसमी उलटफेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वप्रथम एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, UNEP। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो पर्यावरण संबंधी सभी गतिविधियों का नियंत्रण करता है और इसकी स्थापना जून 1972 में की गई थी। बात की जा रही है यहाँ पे UNEP की, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वप्रथम एजेंसी की। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1997 ईस्वी में कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, टोक्यो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, टोक्यो। टोक्यो जापान में वर्ष 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के बाद एक विशेष शिखर का आयोजन किया था जिसे Rio+5 के नाम से जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का काम करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, मैक-मोहन रेखा। यस फ्रेंड्स, भारत एवं चीन की सीमा को मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर भारतीय वनों से संबंधित रिपोर्ट जारी की जाती है और जो पूछा गया है क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया जाने वाला राष्ट्रीय पार्क का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, बांदीपुर नेशनल पार्क। यस फ्रेंड्स, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है। बात की जा रही है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है और यह 1936 ईस्वी में बाघ की रक्षा के लिए हेली नेल्सन पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। ओके, और देखिए क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया जाने वाला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट भारत का सबसे विशाल हिमानी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, सियाचिन। जी हाँ दोस्तों, देखिए बात की जा रही है कि सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास लगभग स्थित एक हिमानी यानी कि ग्लेशियर है। तो भारत का सबसे विशाल जो ग्लेशियर है वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए सियाचिन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, भागीरथी। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से भागीरथी जो है भागीरथी नदी पर यहाँ बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, अयोध्या। दोस्तों, हम राजस्थान जीके एवं साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसी वीडियो में ही हम आपके लिए लेके आए हैं, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मिक्स्ड क्वेश्चंस की सीरीज है, आपको इस मॉडल टेस्ट पेपर में देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि गुजरात के विषय में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर कि यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है।
उत्पादक है। तो ये गुजरात के विषय में जो है ये कथन सही नहीं है। इसका मतलब देखिए सही कथन क्या है कि यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है एवं यह दुग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, दार्जिलिंग। चाय के उत्पादन व उपभोग की दृष्टि से भारत का तथा निर्यात की दृष्टि से श्रीलंका का विश्व में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई तथा यह सूती कपड़ा उद्योग से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग भारत में निम्नलिखित में से किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 26 नवंबर। भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान में किस देश में एक दलीय प्रणाली कायम है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, साम्यवादी चीन में। देखिए जिस शासन व्यवस्था में शासन की नीतियों पर एक ही राजनीतिक दल का नियंत्रण हो उसे हम एक दलीय प्रणाली कहते हैं और साम्यवादी चीन में एक दलीय प्रणाली जो है लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मताधिकार हेतु एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, बेंथम। मताधिकार हेतु एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत बेंथम ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग डेमोक्रेटिक पार्टी किस देश का मुख्य दल है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, संयुक्त राज्य अमेरिका। डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका के प्रमुख 2 राजनीतिक दलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली को आरंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, भारत सरकार अधिनियम 1909। 1909 ईस्वी के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है और इसी अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली को आरंभ किया था। भारत सरकार अधिनियम 1909 की बात यहाँ पे की जा रही है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, जहाज में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। गांधी जी जब जहाज में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे उसी वक्त उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक जो है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था तो कब लिया गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व को सम्मिलित करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, आयरलैंड। भारतीय संविधान में राजनीति निदेशक तत्व को सम्मिलित करने की प्रेरणा आयरलैंड से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है दोस्तों। भारत के जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम आपको बता रहे हैं। आगे और भी टॉपिक से क्वेश्चंस हम इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों देखिए आपको बता दें यहाँ पे कि भारत के जीके यानी भारत के सामान्य ज्ञान एवं वर्ल्ड जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बाद अब हम आपको ले चलते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। जी हाँ दोस्तों, मनोविज्ञान जो है ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसे
जिसका मतलब होता है आत्मा का विज्ञान। सबसे पहले इसे आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना जाता था, फिर मन के विज्ञान के रूप में, फिर चेतना के विज्ञान के रूप में, और करेंटली जो है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, वैयक्तिक मनोविज्ञान। यस फ्रेंड्स, वैयक्तिक मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। इसके अलावा प्रायोगिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान एवं औद्योगिक मनोविज्ञान जो है वो सभी मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? देखिए किसके लिए जो है शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है कि पशुओं पर प्रयोग करने में मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। देखिए तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे जो है वो सही है कि मनोविज्ञान जो है वो बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में हेल्पफुल है, शिक्षण विधियों के चयन में हेल्पफुल होता है, और छात्रों को विप्रेरित करने में इन सभी में शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ज्यादा महत्व है, ना कि पशुओं के लिए। ठीक है, क्योंकि ये मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम आपको दिखा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बता देते हैं कि निकट दूर यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल, बात की जा रही है कि प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत में विकास किस प्रकार से होता है, यानी कि निकट दूर सिद्धांत किस प्रिंसिपल पे आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर कि केंद्र से सिरों की ओर, प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है केंद्र से सिरों की ओर। देखिए दोस्तों, प्रॉक्सिमो का मतलब होता है कि पास से दूर की ओर। प्रॉक्सिमो यानी आप याद रख सकते हैं कि पास से दूर की ओर, यानी केंद्र से जो है वो दूर की ओर यानी सिरों की ओर जब विकास होता है तो उसे क्या कहते हैं? इस प्रॉक्सिमो डिस्टल विकास के रूप में जाना जाता है। और देखिए और थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको समझा देते हैं कि सिफेलोकॉर्डल जो है समीप, और सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल दो तरह का विकास होता है। तो सिफेलोकॉर्डल का मतलब होता है इसमें विकास सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, सिर से पैर की ओर होता है। और प्रॉक्सिमो डिस्टल जो होता है इसमें बालक का विकास केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों की ओर होता है, इसलिए इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, अर्थात इसका ये मतलब होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल का, हम आपको बता दें कि पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद भुजाओं और हाथ तथा हाथ की उंगलियों का विकास होता है, यानी केंद्र से दूर की ओर यानी सिरों की ओर विकास को हम प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत कहते हैं। पर सिफेलोकॉर्डल सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जरूर रिवाइज कीजिए, सिर से पैर की ओर विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? तो गेस्टाल्टवादियों की। आपको पता है कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, कोहलर के द्वारा सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, जिसे गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। पावलाव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, अनुनानिबंधिक उद्दीपक के रूप में इसे जाना जाता है। पावलाव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहते हैं? तो भोजन मतलब कि जब आपको पता है कि जो कुत्ते पे प्रयोग किया था पावलाव ने, और उन्होंने कुत्ते के सामने भोजन को रखा था तो उसकी जो लार है वो निकलती है, सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होती है सलाइवा, तो ये एक उद्दीपक के रूप में कार्य करता है, जिसे अनानुबंधित उद्दीपक यहाँ पे कहते हैं भोजन को। नेक्स्ट, अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक की उपस्थिति किए जाने पर अंतोदगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना क्या कहलाता है? यानी क्वेश्चन को देखिए ध्यान से समझिए कि पहले जो है कुत्ते को दिया गया तो लार, उसकी जो लार या सलाइवा है वो ज्यादा सिक्रीट होती है और शुरू में जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, फिर बार बार ऐसा रिपीट करने से जो यहाँ पे कुत्ता था वो हैबिचुअल हो गया और आदी हो गया इस उद्दीपक का, और अंतोदगत्वा मतलब कि धीरे धीरे ये जो है स्टिमुलस उतना रिस्पॉन्स नहीं देता था और बंद हो जाता है ये यहाँ पे ये प्रक्रिया होना। तो क्या होगा इसका मतलब, इसे क्या कहते हैं? देखिए, तो इसे जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, विलोप के रूप में जाना जाता है। यानी कि अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक की उपस्थिति की जाए
तो फाइनली क्या होगा, अनुक्रिया जो है वो बंद हो जाती है, इसे विलोप कहा जाता है। नेक्स्ट, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं। तो आप सभी को पता है अंतर्मुखी यानी कि जो अपने में मस्त रहते हैं, अपने में व्यस्त रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बता दें आपको यहाँ पे ए करेक्ट है, संदेही, शंकालु तथा एकांत प्रिय। एकांत प्रिय यानी कि अपने आप में रहने वाले, दूसरों से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करते हैं, और साथ ही साथ अकेले रहने की वजह से जो है इनमें संदेह की भावना, शंकालु प्रवृत्ति, ये सब भी आ जाता है। तो इसलिए दोस्तों हमेशा हमें एक अच्छे पॉजिटिव और हेल्दी फ्रेंड सर्कल में रहना चाहिए, और जो है अपनी चीजें जो है दूसरों से शेयर करते रहना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, और ऐसा करने से ही जो है आप एक दूसरे से अपने विचारों को जो है शेयर कर सकते हैं, और इस तरह की जो भावनाएं होती हैं वो आपके अंदर घर नहीं बनाती हैं, और आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है लाइफ को जीते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। T80 परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी थी? तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट हियर 30। T80 परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी थी? 30 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर व्यक्तिगत। प्रश्नावली जो है वो पर्सनालिटी टेस्ट की व्यक्तिगत विधि को प्रश्नावली विधि कहते हैं। और देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें, इस विधि को कागज पेंसिल विधि के नाम से भी जाना जाता है, और प्रश्नों के समूह को प्रश्नावली कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है दूसरों के बारे में जानने के लिए हम उससे कुछ प्रश्न करते हैं, और ये प्रश्न जो होते हैं वो हम किसी एक व्यक्ति से एक टाइम पे करते हैं, तो इसलिए इसे व्यक्तिगत जो है व्यक्तिगत व्यक्तित्व परीक्षण की विधि के रूप में जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने कोष्ठ शामिल हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर कि गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में 120 खाने हैं। किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु जो है वो 14 वर्ष है, तो आपको बताना है कि वह कैसा बालक कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज करेक्ट हियर प्रतिभाशाली। कैसे हम कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालक है? क्योंकि देखिए मानसिक आयु जो है वो है 14 वर्ष, और उसकी जो वास्तविक आयु है वो जो है 10 वर्ष। तो इस तरह से हम इसका जो है बुद्धि लब्धि ज्ञात कर सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, और ये आता है 140, जो कि प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान है। 140 प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान है बुद्धि लब्धि। एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है। तो देखिए प्लास्टिक की थैलियां हैं या वेस्ट है या जो भी रीयूज कर रहा है उसको और कुछ अच्छा बना रहा है, तो इसे हम सृजनशीलता के अंतर्गत रखेंगे, यानी कि क्रिएटिविटी में ये शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? तो स्वाभाविक अभिप्रेरक के रूप में इसे जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है? कक्षा में नींद निकालना जो है, नींद आना, ये बाल अपराध नहीं है। सो जाना ये बाल अपराध नहीं है। कक्षा में अगर नींद आती है आपको तो ये बाल अपराध में शामिल नहीं है। इसके अलावा नशा करना, कक्षा से भाग जाना एवं झूठ बोलना, ये जो है बाल अपराध में शामिल किए जाते हैं। एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसे जो है पिछड़े बालक की श्रेणी में रखा जाता है। ओके, पिछड़े बालक से तात्पर्य उन बालकों से है जो शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट एक वयस्क का कठिन परिस्थितियों में बच्चों की तरह रोना किस प्रकार की प्रतिरक्षण प्रणाली है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर आपको बता दें यहाँ पे जो डी है वो करेक्ट है, प्रतिगमन। प्रतिगमन शब्द का अर्थ है पीछे की ओर लौटना। इस युक्ति में व्यक्ति छोटे छोटे बच्चे के समान व्यवहार करके समायोजन स्थापित करता है। तो एक वयस्क का कठिन परिस्थिति में बच्चों की तरह रोना जो है वो प्रतिरक्षण प्रणाली यानी प्रतिगमन प्रतिक्षण प्रणाली में शामिल किया जाता है। उच्च स्व प्रत्यय की सांकेतिक विशेषता कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, उच्च अभिक्षमता। उच्च स्व प्रत्यय की सांकेतिक विशेषता उच्च अभिक्षमता है। व्यक्ति में बुद्धि के साथ साथ कुछ अन्य जन्मजात एवं अर्जित योग्यताएं या क्षमता होती हैं जिन्हें मनोविज्ञान की शब्दावली में अभिक्षमता या एप्टीट्यूड कहा जाता है। अर्थात व्यवहार को या मनोवृत्ति को क्रियाशीलता प्रदान करने की योग्यता ही अभिक्षमता कहलाती है। ओके फ्रेंड्स,
और दोस्तों अब हम आपको लेके चलते हैं राजस्थान जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की तरफ कि बिजौलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है धाकड़। जी हाँ दोस्तों, बिजौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 ईस्वी में हुई थी और 1941 में इसका जो है अंत हुआ था। और बता दें कि बिजौलिया मेवाड़ रियासत का जो ठिकाना था, बिजौलिया जो है वो मेवाड़ रियासत का ठिकाना था और इसमें जो है धाकड़ जाति के लोगों ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्रेंच कमीशन जो है वो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, बेगू किसान आंदोलन से ट्रेंच कमीशन का संबंध है। रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में अनावश्यक व अत्यधिक करों यानी कि लाग बैठ बिगाड़ के विरुद्ध जो है 1921 ईस्वी में बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, और बता दें आपको इसे बेल्सेविक समझौते की संज्ञा भी दी जाती है और मेवाड़ सरकार ने इस मामले की जांच हेतु एक ट्रेंच आयोग गठित किया था, इसीलिए इसे ट्रेंच कमीशन के नाम से जाना जाता है, इसे ट्रेंच कमीशन या ट्रेंच आयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। तो कितनी सैनिक छावनियां थी? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 6 सैनिक छावनियां थी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट शेखावाटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, किशोरी देवी। शेखावाटी के सीहोर के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव की जाट महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए कटराथल, देखिए कहाँ पे बोला जा रहा है, कटराथल में अप्रैल 1934 में जो है ये किशोरी देवी के नेतृत्व में एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, किशोरी देवी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से जून 1942 में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु जो है वो हो गई थी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25 से 26 जून 1946 को राजपुताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, मेवाड़ महाराणा इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कौन सा असत्य है इसमें से देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे असत्य है कि कास्ट पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है, ये यहाँ पे सही नहीं है। तो सही क्या है देखिए कि डूंगरपुर जिले में देवल की खान से पेड़वा पत्थर निकलता है, बांसवाड़ा के चंदूर जी का गढ़ा तथा डूंगरपुर के बोड़ीगामा गांव में बनने वाले तीर कमान प्रसिद्ध हैं, ये सही है। और राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है, ये भी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, सीकर से इनका संबंध है। डूंगर जी जवाहर जी कछवाहा वंश के राजपूत थे। जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है, भाद्र पक्ष शुक्ल एकादशी को जल झूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसे 2 to 3 टाइम्स देखिएगा ताकि आपका पूरा रिवीजन हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।